हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम इग्नू फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक दैट इज BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू सेंचुरी 300 सी का सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे दैट इज आर्कियोलॉजी एज अ सोर्स एंड प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। एंड ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम एनालाइजिंग द एविडेंस एंड उसके बहुत सारे जो एविडेंसेस दिए गए हैं उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके नाउ तो अब हम देखते हैं एनालाइजिंग द एविडेंसेस। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी एविडेंसेस हमें मिले हैं खुदाई में, ठीक है, एक्सकवेशन में, एक्सप्लोरेशन में हमें जो भी एविडेंसेस मिले, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हो गया, चाहे वो इकोफैक्ट्स हो गया, तो अब हम उसे कैसे एनालाइज करेंगे, उसकी टाइम का कैसे पता लगाएंगे, वो किस टाइम में बना, उसका यूज़ क्या होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। इसमें बहुत सारे मेथड से हम सबको वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले है हमारा डेटिंग मेथड। देखो डेटिंग मेथड में ना हम देखेंगे कि किस तरीके से जो जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनका हम डेटेड कैसे करते हैं, उनको हम कौन से वक्त में डालते हैं, कौन से टाइम पीरियड से कोई भी आर्टिफैक्ट्स बिलोंग करता है। तो ये जो पता लगाना है ना वो डेटिंग मेथड में आता है। देखो आर्टिफैक्ट्स अगर हमें मिला तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई भी एक साइट हो गया, आर्कियोलॉजिकल साइट, वो कितना पुराना है, ठीक है। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे एकदम बेसिक क्वेश्चन है। हम कहीं भी एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पे जाएंगे, हमें मान लो कोई भी एक जगह मिला, एक साइट मिला, तो हम उसको पहले ये पता लगाएंगे ना कि ये कितना पुराना है या किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इसमें, जैसे कि टाइपोलॉजी हो गया, स्ट्रेटिग्राफी सीक्वेंस हो गया, स्टाइलिक एनालिसिस हो गया। ये सब हमें एक ब्रॉड कंक्लूजन देते हैं, है ना, इसकी क्रोनोलॉजी के बारे में कि हाँ ये टाइम पीरियड में ये साइट बना था, या फिर इसके बाद वाले टाइम पीरियड में कोई दूसरा साइट बना होगा, या उसके बाद वाले टाइम पीरियड में कोई दूसरे आर्टिफैक्ट्स बने होंगे कहीं और साइट पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलती है। ओके, देखो यहाँ पे 3 टर्म है। वो पहला क्या है, टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी क्या होता है, देखो ये एक ना सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होता है। सपोज़ करो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आर्टिफैक्ट्स हमें मिल गए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि उसमें कितने तरीके के क्लासिफिकेशंस किए जा सकते हैं या कितने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उसमें मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बेसिक एग्जांपल में इसको लें तो सपोज़ कर लो एक क्लासरूम है जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों है। तो हम उस क्लासरूम में कितने तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स को या फिर स्टूडेंट को डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि हम उनके एज के वाइज डिवाइड कर सकते हैं, हम उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं, हम उनके करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं, हम उनके डिसिप्लिन के बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। तो वैसे ही जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उसमें हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके उसे डिवाइड करते हैं, वो होता है टाइपोलॉजी, ठीक है। ओके, अब दूसरा क्या है हमारा, ये है स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस। ये देखो ये मेनली क्या होता है, ये मेनली ना लैंड सॉइल से रिलेटेड होता है। देखो सॉइल का जो लेयर होता है वो लेयर बाय लेयर बढ़ते जाता है ना। हो सकता है जो सबसे पुराना सॉइल होगा वो एकदम नीचे होगा, उसके बाद कोई नया सॉइल आया होगा उसके ऊपर, फिर नया सॉइल आया होगा। ये सेडिमेंटेशन, इसी को तो बोलते हैं ना, एकदम नीचे बैठते जाना, फिर उसके ऊपर नई चीज़ें आना, फिर उसके ऊपर नई चीज़ें आना। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसमें हम क्या देखे जाते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी ज़मीन के नीचे हमें मिली है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसके टाइम का पता लगाते हैं। सपोज़ कर लो कुछ चीज़ें हमें बहुत नीचे मिली होगी तो इसका पता लगाएं कि हाँ ये बहुत पुरानी, बहुत ही पुरानी एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है। कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा नीचे नहीं मिली होगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती या ज़्यादा एंशिएंट टाइम में वो नहीं गई होगी, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, ये है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है कि जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं हम उसके स्टाइल को स्टडी करते हैं कि उसका स्टाइल क्या है, या वो स्टाइल से और कौन कौन सी आर्टिफैक्ट्स वैसे स्टाइल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें फिर उनके स्टाइल से स्टडीज़ करके हमें उनके टाइम का पता चलता है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ये सब हमें क्या बताती है, सब हमें एक ही चीज़ बताती है कि कोई भी एक आर्टिफैक्ट्स या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एक साइट किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको रिलेटिव डेटिंग कहते हैं। एक और यहाँ पे टर्म दिया गया है
वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखो डेंड्रोक्रोनोलॉजी ना एक्चुअली इसको ट्री रिंग डेटिंग भी कहते हैं। होता क्या है, जो पेड़ होता है ना, पेड़ का जो एकदम बीच वाला तना, वो क्या बोलते हैं, शाखा होता है एकदम बीच वाला जो मिडिल है, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है। तो इसको हम बीच में से काट के ना, जो इसमें रिंग्स बने होते हैं एक तरीके के, उससे हम इसके एज के बारे में पता लगाते हैं। तो ये भी एक तरीके का डेटिंग मेथड है, जिससे हम ट्री के एज के बारे में पता लगाते हैं। जो भी ट्री जैसे वुड से रिलेटेड जो भी आर्टिफैक्ट्स बने होंगे तो उसके एज के बारे में फिर उसमें पता लगता है। देखो जैसे जैसे नई टेक्निक्स आते गई, जैसे जैसे नई साइंटिफिक टेक्निक्स एडवांस होते गए, तो हमें डेट पता लगना और एक्यूरेट होते गया। यहाँ पे विलार्ड लिबी के बारे में बताया गया है। देखो ये जो विलार्ड लिबी है, ये एक्चुअली इनका पूरा नाम विलार्ड फ्रैंक लिबी है। ये एक अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट हैं। इनको यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि 1950 में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मेथड डेवलप किया था ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डेट करने के लिए। इट मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल की जो टाइम पीरियड थी उसको पता लगाने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा मेथड इन्होंने डेवलप किया था, और वो मेथड था कार्बन 14 डेटिंग का, ठीक है। अभी का जो रिसेंट मेथड है, जो कि बहुत ही एडवांस्ड और अभी अभी रिसेंटली वो डेवलप हुआ है, वो है AMS, एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये जो डेटिंग टेक्निक है, इसमें बहुत ही स्मॉल सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट, बहुत ही लार्ज रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छे से बहुत ही एक्यूरेट ये टाइम पीरियड के बारे में बता देता है। तो देखो बहुत सारे डेटिंग मेथड्स हैं, डेटिंग टेक्निक्स हैं जो कि साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जैसे कि एग्जांपल में आप ले लो पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड, यूरेनियम सीरीज, फिजन ट्रैक, थर्मोल्यूमिनेसेंस, ऑप्टिकल डेटिंग, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, और ये बहुत सारे हैं, ठीक है। जो कि करीबन आप टाइम पीरियड ले लो 50,000 से लेकर के 5 मिलियन साल पहले तक का जो भी आर्टिफैक्ट्स और साइट्स वहाँ पे डेवलप होगी, उनके टाइम पीरियड को ये इजीली बता देगा, इजीली रिकॉर्ड कर लेगा। एंड इन सबका बेसिक आइडिया बोला जाए या बेसिक प्रेमाइस बोला जाए, वो यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, आखिर वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो भी, या फिर उससे अटैच जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग कर। ये पूरा जो डेटिंग मेथड का यूज़ है, ये इतना ही है। देखो यहाँ पे डेटिंग मेथड के लिस्ट दिए गए हैं बहुत सारे, जो कि बताया गया कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, और वो कितने टाइम पीरियड तक का टाइम बता देता है। जैसे कि ट्री रिंग के बारे में, यहाँ पे जो वुड होते हैं, लकड़ी होती है जिसमें विजिबल होती, जैसे सपोज कर लो कोई लकड़ी का मटेरियल, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, ठीक है। ये देखो एक लकड़ी का टॉय है ना, तो इसमें विजिबल ट्री रिंग दिख रहे होंगे, तो इससे वो पता लग जाएगा कि ये कितना पुराना है। करीबन 10,000 साल है ना, उसके लिस्ट में ये बता देगा। सेकेंड यहाँ पे क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होंगे, इंसानों के बोन्स हो गए, फ्लोरा हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से पता लग सकता है। फिर हमारा हो गया पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड। वॉल्केनिक रॉक्स जो भी होंगे, जो ज्वालामुखी फटी होगी, उसके जो भी रॉक्स होंगे, ये उसके टाइम पीरियड बता सकता है। यूरेनियम सीरीज़ हो गया, ऐसे रॉक्स की डेटिंग करता है ये, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। मेनली जो तित वगैरह होते हैं हमारे दांत, है ना, उसके बारे में ईजिली बता देगा। मान सपोज़ कर लो कोई आर्टिफैक्ट्स के, सपोज़ कर लो किसी साइट में मम्मी मिल गई, है ना, और उसके दांत अगर बचे हुए हैं, तो यूरेनियम सीरीज़ की हेल्प से हम उसके टाइम पीरियड का पता लगा लेंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, जस्ट अ फनी एग्जांपल, बट समझाने के लिए मैंने आपको बताया ये। नाउ अब नेक्स्ट है यहाँ पे थर्मोल्यूमिनेसेंस। देखो थर्मोल्यूमिनेसेंस आप बहुत सारे, जैसे फ्राइड सेरेमिक्स हो गए, क्ले वगैरह, सॉइल वगैरह, स्टोन वगैरह, ये उसकी डेटिंग करेगा अच्छे से, है ना। पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग, बहुत सारे जो वॉल्केनिक लावा हैं, क्ले हैं, ठीक है, ये उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बनी होंगी, या उससे रिलेटेड, अब सपोज़ कर लो कई बार क्या होता है ना कि कोई साइट होगा, उसके आसपास कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, ज्वालामुखी फटा होगा, और वो साइट पूरा दब गया होगा। तो इस सब पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग की हेल्प से वहाँ के साइट्स का टाइम पीरियड, या फिर वो किस समय फटा होगा वो ज्वालामुखी, या उससे पहले जो भी साइट्स वहाँ पे बने होंगे, ये सारा टाइम पीरियड उससे हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। हड्डी हो गई, बोन, शेल, टूथ, एनिमल, ठीक है, ये सब चीज़ें इससे हमें पता लग जाएगी। फिजन ट्रैक, बहुत सारे जो रॉक्स मिनरल्स होते हैं, वो फिजन ट्रैक की हेल्प से हमें उसका टाइम पीरियड पता चल जाता है, हम उसकी डेटिंग यूज़ कर सकते हैं।
देखो जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्या है, प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस। इसमें हम क्या जानेंगे, देखो कोई भी चीज़ अगर बनती है, ठीक है, तो वो कैसे बनी, रॉ मटेरियल से लेकर के हमारे यूज़ में आने वाली चीज़ें कैसे बनी, ये जो पूरा जो बनने का प्रोसेस होता है उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस एंड टेक्निक्स बोलते हैं। बनने का भी कोई तरीका होगा, कोई प्रोसेस होगा, तो हम उसके बारे में जानेंगे। देखो एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें उसमें मिलता है ना। जो आर्कियोलॉजी होती है वो हमें इन्फॉर्म करती है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे बने हैं, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है ना, और ये किस काम में आते हैं, किस यूज़ में आते हैं। मेनली जो जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं एक्सप्लोरेशन में, एक्सकवेशन में, वो दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं। एक हो गया है अनऑल्टर्ड और एक हो गया है ऑल्टर्ड। देखो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अनऑल्टर्ड ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि बनने के बाद उसका नेचर में कोई चेंजेस नहीं आता। सपोज़ करो हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, हम उसको अपने यूज़ में आने वाली चीज़ें में कन्वर्ट कर दिए, है ना, बट यहाँ पे क्या है, उस रॉ मटेरियल का नेचर चेंज नहीं हुआ है। जो नेचर उसके रॉ मटेरियल में था वही नेचर वो जब ऑब्जेक्ट बन गया तब भी है। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि स्टोन टूल्स। देखो यहाँ पे एक पत्थर का ना टूल है, ये पहले भी पत्थर था, पहले हो सकता है थोड़ा बड़ा पत्थर होगा, फिर इसको तोड़ तोड़ करके काट काट करके इसको इतने अच्छे टूल में कन्वर्ट किया गया, लेकिन है तो अभी भी ये पत्थर। अब इसको और तोड़ सकते हो तब भी आपको पत्थर ही मिलेगा। दूसरा क्या है, वुड ऑब्जेक्ट। वुड ऑब्जेक्ट मतलब क्या, लकड़ी की कोई भी चीज़ें बनी हुई, जैसे कि यहाँ पे एक वुडन टॉय है, ये पहले भी लकड़ी था, इसको फिर शेप में ला कर काट करके इसको खिलौने के रूप में बना दिया गया, लेकिन अभी भी ये लकड़ी है। अब इसको तोड़ोगे तो आपको यहाँ से लकड़ी ही मिलेगी। और क्या है, प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ये आपके अनऑल्टर्ड ऑब्जेक्ट हो गए जो कि अपने नेचर को चेंज नहीं करते। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचर को चेंज कर देते हैं बनने के बाद, रॉ मटेरियल से वो जब कन्वर्ट होते हैं यूजेबल प्रोडक्ट्स में तो वो नेचर को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो पोट्री दिया गया है, मेटल ऑब्जेक्ट्स दिया गया है। आप गोल्ड जानते हो, गोल्ड की ज्वेलरी हमारी मम्मी वगैरह लोग पहनती है, गोल्ड की ज्वेलरी। तो जो एक्चुअली गोल्ड होता है ना, रॉ गोल्ड होता है ना, वो बहुत ही प्योर और बहुत ही ना बहुत ही वीक होता है। वो जल्दी मतलब आप उसको लगाओ टूट जाएगा, आप उसको एकदम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स उसमें ऐड ऑन होते हैं, तब जा कर के वो थोड़ा टफ बनता है, पहनने लायक बनता है। तो क्या हो गया, उसका नेचर बहुत बदल जाता है। पहले वो एकदम रॉ था, एकदम प्योर था, वो प्योर नहीं है, अब वो मिलावट वाला गोल्ड हो गया। उसी तरीके से अगर पोट्री देखें, बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, जो रॉ मिट्टी होती है वो एकदम स्मूथ होती है, एकदम प्लेन, एकदम एकदम दलदली टाइप सी, आप उसको एकदम पानी डालोगे तो वो दलदली बन जाएगी। लेकिन वही जब मिट्टी बर्तन में कन्वर्ट हो जाती है, मिट्टी के बर्तन में जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो क्या एकदम पक जाती है, कड़ा हो जाता है। जब उसको आप तोड़ोगे भी ना तो उसकी मिट्टी अलग ही निकलती है। तो क्या होता है, यहाँ पे उसका नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये नेचर का चेंज कैसे आता है ना, एक यहाँ पे दिया गया है रीज़न, कंट्रोल ऑफ हीट इन देयर प्रोडक्शन। हीट उसमें कितना दिया जा रहा है, इसका जब कंट्रोल आता है, मतलब हीट कितना ज़्यादा दिया जा रहा है, कितना कम दिया जा रहा है, इससे क्या नेचर में चेंजेस आते हैं। तो ये दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमें पता चल गया, आर्टिफैक्ट्स को क्लासीफाई किया गया इन दो तरीकों के ऑब्जेक्ट्स में। अब देखो यहाँ पे ना आपको कुछ नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे क्या हो गया, इन्थो आर्कियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। ये कुछ नए टर्म्स है, इसके बारे में हम डिटेल में नीचे जानेंगे। पहले देख लेते हैं और क्या बोला गया है इसमें। ये जो एंथो आर्कियोलॉजी होती है, ये जो एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी होती है, ये हमें हेल्प करते हैं, जो भी चीज़ें हमें मिली है, जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें खुदाई में, एक्सकवेशन में मिली है, ठीक है, वो उसका पता लगाने के लिए कि वो किस चीज़ से बनी होगी, उसके फंक्शंस क्या होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना पोट्री का एग्जांपल लिया गया, जो पोट्री का प्रोसेस है, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने का जो प्रोसेस है उसको लिया गया। यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे बताया गया क्या गया है कि जैसे कि मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी से वो बर्तन बनता है, उसके बहुत सारे स्टेजेस होंगे प्रोडक्शन के। पहले हम मिट्टी को लाए होंगे, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए होंगे, है ना, उसमें बहुत सारे प्रोसेस उसमें लग गया होगा। कुछ ये भी हो सकता है, कुछ आर्कियोलॉजी में ये भी हमें पता चलता है कि हो सकता है कि वो मिट्टी का बर्तन हाथ से बनाया गया होगा,
या हो सकता है कि वो मिट्टी के बर्तन में क्या बोलते हैं व्हील मेड होगा, ठीक है, वो जो ऐसे चरखे से ऐसे घुमाते हैं और पहिए से ऐसे जो घुमाते हैं उसमें जो बर्तन बनता है। अब तो वो बनना ख़त्म हो गया है हमारे मॉडर्न टाइम में। एंशियंट टाइम में वो बनता था। एंशियंट क्या भी से अगर 10 साल 15 साल पहले भी चले जाओगे तो ये चीज़ें बनती थी गाँव वगैरह में, बट अब वो बंद हो गए, बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से बना है, उसमें कौन कौन से प्रोडक्शन प्रोसेसेस यूज़ हुए हैं। हमें ये भी क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं कि कुछ पॉट्स जो बर्तन होते हैं उसके शेप डिफरेंट क्यों होते हैं दूसरे से। कई बार क्या होता है हमें डिफरेंट तरीके की मिट्टी भी देखने को मिलती है। कई बार हमें इसका भी पता चलता है कि आखिर ये जो बर्तन है इसका यूज़ किस पर्पज़ से किया जाता था। तो ये सारे आंसर्स हमें किस में मिलेंगे, एंथो आर्कियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में। अब हम इस एंथो आर्कियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी को अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। देखो, एंथो आर्कियोलॉजी ये एक मेथड है जो कि आर्कियोलॉजी में अडॉप्ट किया गया है एक्सप्लेन करने के लिए। कोई भी जो भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है, जो भी हमारे प्रेजेंट कम्युनिटीज़ है, उसको स्टडी करके जो भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें मिल रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एंथो आर्कियोलॉजी टर्म का मेथड का यूज़ किया जाता है आर्कियोलॉजी में। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें बनती है, जो भी आप सपोज़ कर लो किसी भी एक एक्टिविटी, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो भी प्रोसेस रिलेटेड होता है उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है एंथो आर्कियोलॉजी में। ऑब्जर्व करने के पास देखा जाता है कि उसमें किस तरीके का पैटर्न यूज़ किया गया है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो, आप देख लो जहाँ पे आप एग्जांपल दिया गया है किस चीज़ का, हमारे पोट्री प्रोडक्शन का। तो जो भी ट्रेडिशनल पोट्री प्रोडक्शन था, मतलब ट्रेडिशनल समझ लो कि आज से 50 साल 20 साल 30 साल पहले जो भी ट्रेडिशनल था पोट्री प्रोडक्शन का, जैसे ही बनता था हाथ से या पहिए से, जिस तरीके की मिट्टी यूज़ होती थी, उसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो हमारा जो एंशिएंट पोट्री मेथड है हम उसको भी समझ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके एंथो आर्कियोलॉजी में होती है। इसमें मेनली क्या होता है ना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को स्टडी किया जाता है, कौन कौन से सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं, कैसे कैसे मेथड्स यूज़ किए गए हैं उसको स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। ये सारी चीज़ें हमें इसमें समझने को मिलती है। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। हमने इससे पहले एथनो आर्कियोलॉजी देखा। एथनो आर्कियोलॉजी में हमने क्या देखा कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आर्टिफैक्ट्स का जो बनने का सीक्वेंस था, उसका जो बनने का प्रोसेस था, पैटर्न था, उसको स्टडी करके हम उसके टाइम पीरियड के बारे में पता लगा रहे थे। एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी भी एक टर्म है, एक मेथड है। इसमें क्या होता है, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, देखो टर्म को समझो ना, टर्म को पकड़ो। एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो सिनेरियो वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ आज से इतने साल पहले ये सिनेरियो हुआ होगा इस आर्टिफैक्ट्स के साथ या इस साइट में, वो उसी सिनेरियो को फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट सराउंडिंग्स में, और फिर से वो उस चीज़ को प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हाँ जो भी आज से अब करीबन 100,000 साल पहले, 5,000 साल पहले जो भी चीज़ें हुई होंगी वो फिर से अगर इस तरीके से हम करें, एक्सपेरिमेंट करें उसी चीज़ को, उसमें जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं उस चीज़ को, तो हमें उसका टाइम पीरियड या हमें उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें पता चलेगी। ठीक है। इथनो आर्कियोलॉजी में क्या था, जो भी कम्युनिटीज़, मतलब एंशिएंट टाइम में जिस भी कम्युनिटीज़ ने जिस तरीके से जो भी प्रोसेस अप्लाई किया था हम बस उसको स्टडी करते थे। बट एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी में जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो उसको खुद से एक्सपेरिमेंट करते थे। यहाँ पे कुछ जो बोले सक्सेसफुली अप्लाइड एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि रंग लाई, जिसके बारे में अच्छे से मालूम चला। देखो जो कि था स्टोन नैपिंग। ठीक है, स्टोन नैपिंग में क्या होता है कि किस तरीके से पत्थर से जो टूल बनाया जाता था उसका प्रोसेस जो एंशिएंट टाइम में था, आर्कियोलॉजिस्ट ने उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर किया। और भी कुछ सिनेरियो है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली अप्लाई किया गया। जैसे कि देखो पुराने टाइम में आप देखोगे ना, बहुत सारे ह्यूज जो ब्लॉक्स होते थे पत्थर के, मतलब समझ लो कि पत्थर के जो बड़े बड़े एकदम चट्टान होते थे जिसको लाया जाता, जैसे पिरामिड्स, किसमें कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए। आज तक कोई नहीं बता पाया कि आखिर वो पिरामिड्स बनाया कैसे गया, या फिर उन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, स्टोनहेंज इंग्लैंड में एक साइट है, स्टोनहेंज आर्कियोलॉजिकल साइट है। वहाँ पे ना हैवी ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ जो पत्थर है ना, उसके बड़े बड़े चट्टान से वहाँ पे ना स्ट्रक्चर्स बनाए गए। तो इसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया वो प्रोसेस भी हमें
एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पे हमें पता चला, इसके थ्रू हमें वो प्रोसेस भी पता चला। नाउ अब देखो कुछ और भी टेक्निक्स हैं, देखो जैसे कि माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, जिसमें क्या आता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM। ये क्या करता है, हमें सपोज कर लो कोई भी आर्टिफैक्ट मिला, ठीक है, उस पर अगर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स एंशिएंट टाइम से रिलेटेड कुछ मिलेंगे, तो ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये उसके छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी स्टडी कर लेता है ना। जो मिनट ट्रेसेस होते हैं बहुत ही लोअर अमाउंट में जो हमें एविडेंसेस वहाँ पे प्रेजेंट मिलते हैं, ये इसको स्टडी कर लेता है और उसके बारे में ये डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देता है। तो ये कुछ टेक्निक्स है, इसको माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स बोला गया है। ये कहाँ पे अप्लाई होता है, सपोज़ कर लो कि हमारे पास कोई टूल है, ठीक है, कोई औजार है ना, जिसमें कि हमें एंशिएंट टाइम का कोई प्लांट होगा या फिर कोई फ्रूट होगा, उसके जो जूस हैं उसके धब्बे हमें उसमें मिले, सपोज़ कर लो, जस्ट अ सपोजिशन है, ठीक है, इमेजिनेशन है, सपोज़ कर लो। तो अब वो धब्बे को हम कैसे स्टडी करेंगे, तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक के तौर से हेल्प से हम उसको स्टडी कर लेंगे और पता लगा लेंगे कि हाँ उसका क्या डिस्क्रिप्शन था या क्या प्रोसेस था, उस समय वो जो फ्रूट था वो कौन सा फ्रूट था, उस समय वो फ्रूट कैसे होता था, कौन से पेड़ पे लगता था, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर उस समय वो टूल्स के बारे में भी हम थोड़ी स्टडी कर लेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हमें हेल्प करती है जो छोटे छोटे अमाउंट ऑफ ट्रेसेस होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, उसको स्टडी करने में। ओके, और भी टेक्निक्स है यहाँ पे, देखो सिर्फ इतने टेक्निक्स में ख़त्म नहीं हुआ, और भी टेक्निक्स है, जैसे कि आपका हो गया ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे बताया गया, जैसे कि मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल बताया था, जो गोल्ड की ज्वेलरीज बनती है वो सिर्फ प्योर गोल्ड का तो नहीं बनता, उसमें और भी जो मेटल्स होते हैं या और भी मटेरियल्स होते हैं उसको मिक्स किया जाता है। तो जब हमें कोई ऐसा मेटल ऑब्जेक्ट मिले जिसमें कि जो कि एक अलॉय हो, 2-3 डिफरेंट मेटल से मिल के बना हो या फिर और डिफरेंट मटेरियल से मिल के बना हो, तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, उस आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने का प्रोसेस क्या है, ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस में। उसमें डिफरेंट एलिमेंट को अलग अलग करके स्टडी कर लिया जाता है और फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एंशिएंट टाइम में था, हाँ उस समय कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे। सपोज कर लो गोल्ड प्रेजेंट होंगे, कॉपर तो प्रेजेंट था, है ना, आयरन प्रेजेंट था, ऐसे और भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा तो अभी नॉलेज में नहीं है, ठीक है, और भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट में हो सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक और है जो कि है माइक्रोस्कोपिक मेटोलोग्राफी एग्जामिनेशन। ये भी हेल्प करता है, जो भी टेक्निक्स यूज़ होते थे एंशिएंट टाइम में आर्टिफैक्ट्स को बनाने में, जैसे कि हो गया कास्टिंग, हो गया गोल्ड हैमरिंग, हो गया सपोज़ कर लो जैसे गोल्ड की अब ज्वेलरी बनानी है या फिर लोहे का ही हमें कोई टूल बनाना है, तो वो हाथ से तो नहीं बनेगा, बहुत सारे प्रोसेस लगेंगे, कास्टिंग प्रोसेस लगेंगे, उसको आपको पीटना पड़ेगा, कोल्ड हैमरिंग करनी पड़ेगी, उसको काटना पड़ेगा। तो ये जो भी टेक्निक्स यूज़ होते थे ना आर्टिफैक्ट्स को बनाने में, मेटल आर्टिफैक्ट्स, यहाँ पे देखो ये जो माइक्रोस्कोपिक मेटोलोग्राफिक एग्जामिनेशन है और ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस है, ये सिर्फ मेटल्स पे वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके हेल्प से उसका डिस्क्रिप्शन हम ले सकते थे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो हमें क्या पता चलती है, देखो अभी हम जितने भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने पे, ये भी तो सोचो एंशिएंट टाइम इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस था कि वहाँ पे वैसे आर्टिफैक्ट्स बने, मतलब समझ सकते हो उस समय के लोगों के पास इतना दिमाग था कि उन्होंने ऐसे आर्टिफैक्ट्स बनाए जिसको हमें आज के डेट में स्टडी करने पे डिफरेंट टेक्निक्स निकालने का यूज़ पड़ रहा है। सोच रहे हो, यहाँ पे एक बेटर एग्जांपल दिया गया है, बेटर नहीं आप बोल सकते हो एक्सेलेंट एग्जांपल दिया गया है, जो कि है मेहरौली का आयरन पिलर, ठीक है। मेहरौली का जो आयरन पिलर है दिल्ली में है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में। इसमें क्या है, आज तक जंग नहीं लगी, तो भाई वो एंशिएंट टाइम का कुछ तो होगा ऐसा प्रोसेस मेटल पे किया गया होगा, आयरन पिलर पे किया गया होगा, जिसके कारण इसमें आज तक जंग नहीं लगी। वरना आप नॉर्मल आयरन को अगर हवे में ला दो, हवे के जैसे रस्टिंग बोलते हैं ना, रस्टिंग एक प्रोसेस होता है जो कि आयरन पे लगता है, आप नॉर्मल आयरन को अगर मॉइस्चर में छोड़ दोगे तो आप तुरंत उसमें जंग लग जाएगा। बट मेहरौली का जो आयरन पिलर है आज तक उसमें जंग नहीं लगी, तो कुछ तो उसमें टेक्निक यूज़ किया गया होगा। सोच रहे हो कितना इंटेलिजेंस था एंशिएंट टाइम में, और हम उसी इंटेलिजेंस को स्टडी करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा ट्रेड एंड एक्सचेंज। अब देखो ये जो है ना, ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ट्रेड एंड एक्सचेंज का। देखो जितनी भी सभ्यताएं आई, ठीक है, जितनी भी सोसाइटीज़ डेवलप हुई, जितने भी सिविलाइजेशन डेवलप हुए, जितने भी कम्युनिटीज़ डेवलप हुई, जितने भी आप बोल सकते हो सिटीज़ वगैरह बने, जितने भी विलेजेस वगैरह बने, किंग्स लोग आए,
जितने भी लोग थे, ट्रेड सब में चला, लोग व्यापार सब में किए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, धोलावीरा सिविलाइजेशन हो गया, या अगर उसके बाद आप जाओ तो जैसे 600 सेंचुरी में चले जाओ, उसके बाद आप और जाओ महाजनपद जनपद के पीरियड में चले जाओ, तो हर जगह ट्रेड होता था। ठीक है, तो ट्रेड एंड एक्सचेंज को स्टडी करने के लिए भी ना हमारे पास कुछ कुछ जो है वो हमारे पास टेक्निक्स है। अब देखो इसको स्टडी क्यों किया गया है ना। देखो ट्रेड उस समय किस तरीके से होगा, सपोज कर लो आप एंशियंट टाइम में हो, तो सोचो आप किस तरीके से व्यापार कर पाओगे। दो रास्तों से, एक तो समंदर का रास्ता और एक ज़मीन का रास्ता, क्योंकि एयरवेज उस समय डेवलप तो थी नहीं, लोग सोच भी नहीं सकते थे एयरवेज के बारे में। एयरवेज तो आज डेवलप्ड है आपकी 21st सेंचुरी में। ठीक है, तो जो कि समंदर का रास्ता और आपका ज़मीन का रास्ता, तो सोचो उस समय भी जो ट्रेड था वो होता था, लोग समंदर के रास्तों से भी ट्रेड करते थे। आपको मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, उस समय भी क्या होता था, ट्रेड होता था। जो रॉ मटेरियल्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड किए जाते थे। बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, ठीक है, एक्सकवेशन में, एक्सप्लोरेशन में, उस ट्रेड सिंबल को सिंबलाइज करता है। वो हमें बताता है, एक्सप्लेन करता है कि हाँ भाई एंशियंट टाइम में ट्रेड्स होते थे, एक्सचेंजेस होते थे मटेरियल्स के। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है जो कि ट्रेड एंड एक्सचेंज को समझने के लिए और बताने के लिए यूज़ किया गया है। ये टेक्निक क्या है, पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन, ये पहला टेक्निक है। दूसरा है ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस। अब देखो ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस भी एक टेक्निक है। फिर क्या है आपका एक्सरे फ्लोरेसेंस, XRF, है ना। आपका एक और टेक्निक है वो है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये सब जो टेक्निक्स है ये यूज़ किया जाता है कि जो भी लोकल ऑब्जेक्ट्स हैं और जो भी आपके फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करने में, उनको अलग अलग करने में। अब देखो लोकल ऑब्जेक्ट्स और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आप कैसे किसी को बोलोगे। सपोज़ कर लो हमारे जैसे कि आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे कोल मिलता है, हमें यहाँ पे रिच अमाउंट ऑफ, आप बोल सकते हो कि जैसे कि हमारे जो इंडिया का पार्ट है वो समंदर से घिरा है, तो हम क्या करते हैं समंदर के रास्तों से बहुत ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, हमें फिशरीज़ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर वही आप दुबई चले जाओ तो वहाँ पे पेट्रोलियम बहुत इजीली अवेलेबल, तो पेट्रोलियम वहाँ का क्या हो गया, आपका लोकल रॉ मटेरियल हो गया। और इंडिया का लोकल रॉ मटेरियल आपका क्या हो गया, फिशरीज़ वगैरह हो गए, कोल वगैरह हो गया, ठीक है, और भी डिफरेंट मिनरल्स हो गए, तो ये आपके इंडिया के हो गए। तो अब सपोज कर लो आप दुबई में अगर आपको फ़िश वगैरह मिले, तो भाई दुबई में तो पानी ही नहीं है, फिशरीज मिलना तो दूर की बात है। तो आप वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे वो तो यही समझेंगे ना कि हाँ भाई उस समय दुबई में फिशरीज एक्सपोर्ट किए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंपोर्ट किए जाते थे, बाहर से मंगवाए जाते थे। ठीक है, और अगर आपको इंडिया में आपको पेट्रोलियम एकदम ह्यूज अमाउंट में मिले, लोग उस समय एंशिएंट टाइम में पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे होंगे, सपोज जस्ट फॉर अ इमेजिनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप आर्कियोलॉजिस्ट क्या समझेंगे कि हाँ भाई उस समय जो पेट्रोलियम था वो इंपोर्ट किया जाता था, अब कहीं ना कहीं से तो इंपोर्ट किया जाता था, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो गए। इस तरीके से लोकल ऑब्जेक्ट्स और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को आप समझ गए। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेटर एग्जांपल दिया गया है, वो है M4 का। M4 का एग्जांपल दिया गया कि M4 क्या है, ये एक तरीके का जार है। देखो ये रोमन जार, जैसे आपको यहाँ पे दिखा, ये जो जार है ये M4 है, जिसमें दोनों साइड देखो हैंडल दिए गए हैं, ठीक है, और एक लंबा सा गर्दन है, सुंदर से इसमें पेंटिंग्स बने हुए। ये एक्चुअली रोमन डिज़ाइन है। ये जो M4 है ये रोमन डिज़ाइन है। रोमन जो एम्पायर है वहाँ पे इसका बहुत ही यूज़ किया जाता था, लोग इसको ड्रॉ करते थे, इसको बनाते थे। इसको रोमन जार और रोमन जग भी बोला जाता है, ये रोमन डिज़ाइन है। बट इंडिया के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में ये हमें M4 देखने को मिला, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ भाई 2000 साल पहले इंडो रोमन एम्पायर ट्रेड होता था, है ना, भारत रोमन के बीच में ट्रेड होता था। ठीक है, यहाँ से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसी और भी स्टडीज़ हैं जो हमें एंशिएंट ट्रेड रूट्स और नेटवर्क्स को समझाती है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी। अब हम समझते हैं इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी में, देखो ये भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है अगर आप समझो तो।
इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हो? वातावरण, हमारा वातावरण हमेशा चेंज होता है। कल का जो टेम्परेचर था वो आज का टेम्परेचर तो है नहीं। तो सोचो आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले का जो टेम्परेचर होगा वो आज का टेम्परेचर तो होगा नहीं। ठीक है, इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता है। जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, या आप बोल सकते हो जितने भी इवोल्यूशन हुए, ह्यूमन डेवलपमेंट जब भी हुआ है या जब से चालू हुआ है, इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता है। बहुत सारे आइस एजेस आए इस समय, बहुत सारे इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आए जो कि आपके ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट किया गया। कुछ एग्जांपल्स हैं, सी के अगर आप एकदम बॉटम में जाओगे तो वहाँ के बहुत सारे एक्सकवेशन में हमें बहुत सारे ह्यूमन एविडेंसेस मिले हैं। तो हमें क्या पता चला कि हाँ, एक टाइम पे जो समंदर का निचला हिस्सा है, एक टाइम पे यहाँ पे सभ्यताएं होती थी, लोग यहाँ पे सेटल थे, बट आज ये समंदर के नीचे है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमें द्वारिका नगरी देखने को मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे निकाला, एक्सप्लेन किया है। तो एक टाइम पे क्या उसको क्या बताया कि वो समंदर में पूरी तरीके से ढकी हुई थी। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि कोई और एग्जांपल लिया जाए तो मान लो जैसे कि एकदम आइस से ढका हुआ कोई जगह है, ओसाका वगैरह जो कि यूएस में है, अलास्का। ठीक है, आइस से ढका हुआ कोई जगह है, तो वहाँ पे अगर एक्सकेवेशन किया गया या फिर वहाँ पे जो आप क्या बोल सकते हैं एक्सप्लोरेशन किया गया, तो वहाँ भी हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे कि ये प्रूफ होता है कि वहाँ पे भी एक टाइम पे जो लोग थे वो सर्वाइव करते थे, बट आज वो पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई है। तो क्या होता है, ये इन्वायरमेंटल का फ्लक्चुएशन है कि एक टाइम पे वहाँ पे सेटलमेंट्स थे, बट आज वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है, आज वहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं है। तो क्या हुआ, ये इन्वायरमेंट का फ्लक्चुएशन हुआ। तो ये इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी इसके अंदर आती है। इसके थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से एक टाइम पीरियड में वहाँ पे सेटलमेंट्स होती थी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, बट आज वहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है। वहाँ पे या तो पूरा समंदर आ गया है, या तो वो पूरी बर्फ़ से ढक गई, या तो वो रेगिस्तान बन गया है। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब क्या है, यहाँ पे एक टर्म दिया, दो टर्म है एक्चुअली, ये आर्कियोबॉटनी एंड आर्कियोजियोलॉजी। देखो, आर्कियोबॉटनी एंड आर्कियोजियोलॉजी क्या है, हमने जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमने देखे उसमें हमें प्लांट्स देखने को मिला, एनिमल के जो अवशेष थे, एनिमल रिमेन्स एंड प्लांट रिमेन्स हमें वहाँ पे देखने को मिला। तो ये एक्सप्लेन करता है कि एंशियंट टाइम में जो लोग थे, ह्यूमन बींग्स थे और एनिमल्स थे और प्लांट थे, वो एक दूसरे पे सर्वाइव करते थे और एक दूसरे के साथ रहते थे। तो वही जो एंशियंट जो स्टडी है एंशियंट प्लांट रिमेन्स की, जो पौराणिक जो प्लांट के अवशेष है, पौधे के अवशेष है, उसकी स्टडी को आर्कियोबॉटनी कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्लांट रिमेन्स हैं, ये जो साइट्स पे आपको मिलते हैं, ये दो तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। और ये दो तरीका क्या है आपका, मैक्रो एंड माइक्रो बोटानिकल रिमेन्स। ठीक है, अब इसको समझते ये क्या चीज़ें हैं। जो मैक्रो बोटानिकल रिमेन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, आप उसको अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। अब ये इसमें कौन कौन से एग्जांपल हम ले सकते हैं बोटानिकल रिमेन्स का, जैसे कि आपके हो गए ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हो गए। ठीक है, जो खाने के दाने हो गए, जैसे कि चावल के दाने। ठीक है, फिर आके हो गए सीड्स, बीज वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये सारे आपके क्या हो गए, मैक्रो बोटानिकल रिमेन्स हो गए, जो कि बड़े साइज़ के होते हैं, आप उसको अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। ये क्या हमें मिलता है, किस फॉर्म में हमें एक्सकवेशन में मिलता है, ये हमें जले हुए फॉर्म में एक्सकवेशन में मिलता है एक्चुअली। या तो इसे एक्सीडेंटली, मतलब हो सकता है कि या तो ये अचानक से जल गया होगा किसी घटना के क्रम में, या फिर इसे जानबूझ करके जलाया गया होगा। ठीक है, हमें ये पूरे चैट फॉर्म में मिलते हैं, पूरे ब्लैक एंड फॉर्म में, जले हुए फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अब ये हमें मिलते कैसे हैं, देखो, अगर हम खुदाई करेंगे तो हमें वहाँ पे मिट्टी मिलेगी, मिट्टी के साथ साथ बहुत सारे मेस भी हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हमें अलग करना पड़ता है, एक सेपरेशन करनी पड़ती है। सीविंग एक प्रोसेस है। सीविंग मतलब आप मेनली समझो छानना, जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि आप देखते होगे किचन में मम्मी वगैरह क्या करती होगी, आटे को ऐसे छन्नी से छानती होगी, जिससे क्या जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर ही रह जाता है और जो प्योर आटा होता है एकदम महीन, वो नीचे चले जाता है। तो इसी तरीके से जब मिट्टी वगैरह को मतलब छानते हैं एक्सकेवेशन के, तो हमें उससे क्या होता है, हम सेपरेट कर देते हैं जो ग्रेन्स होते हैं, सीड्स, फ्रूट्स वगैरह, जो भी मैक्रो बोटानिकल रिमेन्स होते हैं, हम उसे सेपरेट कर देते हैं। तो ये एक टेक्निक है सेपरेशन का। एक और टेक्निक है सेपरेशन का, वो है आपका फ्लोटेशन का प्रोसेस। देखो, फ्लोटेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो भी हमें सॉइल सैंपल मिलते हैं एक्सकवेशन में, हम उसे पानी में मिक्स कर देते हैं। जो लाइटर, जो हल्के ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं,
ठीक है, हम उसे सेपरेट कर लेते हैं, सुखा देते हैं, फिर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेटर यूज़ करते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन में, फिर उससे डिस्क्रिप्शन लेने में। तो ये 2 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम जो मैक्रो बॉटेनिकल रिमेन्स है उसको हम स्टडी कर पाते अलग करके। ओके, कई बार क्या होता है, कुछ जो रिमेनिंग्स होती हैं, कुछ जो एविडेंसेस होते हैं वो हमें ना आर्टिफैक्ट्स के फॉर्म में मिलते हैं। सपोज कर लो मिट्टी के बर्तन बनाए गए होंगे एंशियंट टाइम में, पोट्री वगैरह, या ईंटें वगैरह बनाए गए होंगे, या फिर घास भूस जो भूसे वगैरह होते हैं, ठीक है, वो मिलते होंगे हमें। तो उसमें क्या होता है, जो बहुत ही ना छोटे छोटे अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में बहुत ही माइनर ट्रेसेस हमें मिलते हैं मैक्रो बॉटेनिकल रिमेन्स के। तो जब हमें इसमें मिलते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, SEM के प्रोसेस से हम इसे एनालाइज करते हैं, फिर हम इसे स्टडी करते हैं। तो हमने 3 प्रोसेस देख लिया, पहला सीविंग का प्रोसेस, छानने वाला प्रोसेस, दूसरा फ्लोटेशन का, एंड तीसरा SEM, जो बहुत ही छोटे जो माइनट हमें जो ट्रेसेस मिलते हैं, जो एविडेंसेस मिलते हैं मिट्टी के बर्तन पे, ईंटें वगैरह पे, है ना, उसको स्टडी हम SEM के थ्रू करते हैं। अब ये तो था माइक्रो बॉटेनिकल रिमेन्स का। कुछ जो होते हैं वो माइक्रो बॉटेनिकल रिमेन्स होते हैं। माइक्रो बॉटेनिकल रिमेन्स ऐसे होते हैं जिसको कि हम अपने नीकेड आई से नहीं देख सकते, और जो कि सॉइल सैंपल्स में हमें मिलता है। अब यहाँ पे आपको 2 मेजर एनालिसिस मिल रहा होगा माइक्रो बॉटेनिकल रिमेन्स का। एक तो है पॉलन एनालिसिस जो कि है पाइनोलॉजी, और दूसरा है पैथोलॉजी एनालिसिस, ठीक है। अब ये दोनों क्या चीज़ है, देखो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस टाइम के वेजिटेशन का, उस टाइम मतलब एंशिएंट टाइम में, या फिर जिस टाइम पीरियड का ये एक्सकवेशन हुआ है उस टाइम में जो भी वनस्पति थी, सराउंडिंग्स में जो भी प्लांट्स वगैरह थे, सर्वाइव करते थे, जो भी वेजिटेशन था, है ना, ये हमें उसकी स्टडी के बारे में बताता है। वो क्या है, पॉलन एनालिसिस। और जो फाइथोलिथ एनालिसिस है, ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस है। कुछ देखो, ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये तो हमें अलग से मिलता है, बट जो फाइथोलिथ एक्चुअली ये एनालिसिस किसका होता है, ये एक्चुअली प्लांट सेल में ना बहुत ही मिनट पार्टिकल्स होते हैं जिसको फाइथोलिथ कहा जाता है, सिलिका का बना हुआ होता है। इसकी एनालिसिस को फाइथोलिथ एनालिसिस कहते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो ह्यूमंस थे वो डिफरेंट प्लांट्स को ना यूज़ करते थे अपने हिसाब से। और ये हमें जो फाइथोलिथ्स है ये हमें मिलते कहाँ कहाँ पे है, ये हमें ऐश के लेयर्स में मिलते हैं, जो जले हुए राख होते हैं एंशिएंट टाइप का, उसके लेयर्स में मिलते हैं, ठीक है। पोट्री, बर्तन वगैरह पे ये हमें मिलते हैं, प्लास्टर पे मिलते हैं, है ना, जो उस पत्थर के टूल्स होते हैं उस पे मिलते हैं, और इवन हमें जो एनिमल के दांत होते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें 5 तरीके से हमें फाइथोलिथ्स मिले, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में भी जो एनिमल्स होते थे वो प्लांट्स को खाने का काम करते थे। स्टोन टूल से प्लांट्स को काटा जाता था, हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जब मिट्टी से बर्तन बनाते थे तो उस समय भी कोई प्लांट्स का यूज़ किया जाता होगा, तभी तो पोट्री में भी हमें इसके जो सिग्निफिकेंस है, जो एविडेंसेस है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों देख लिया, माइक्रो बॉटेनिकल रिमेन्स एंड मैक्रो बॉटेनिकल रिमेन्स। अब देखो, सिर्फ प्लांट ही हमें एंशिएंट टाइम के बारे में नहीं बताता है, एनिमल्स भी हमें एंशिएंट टाइम के बारे में बताते हैं। तो ये जो एंशिएंट एनिमल्स, जो एंशिएंट रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग एविडेंसेस है एनिमल्स के, आप बोल सकते हो फॉनल रिमेन्स, एंशिएंट फॉनल रिमेन्स, उसकी स्टडी को हम जू आर्कियोलॉजी कहते हैं। एनिमल्स को भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, और ये 2 तरीका कौन है, माइक्रोफ्योना एंड मैक्रोफ्योना, ठीक है। ये 2 तरीके से, माइक्रो से आपको पता चल रहा है छोटे टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और मैक्रो जो बड़े टाइप्स ऑफ एनिमल है। तो ये जो छोटे टाइप्स ऑफ एनिमल्स में आपको कौन कौन से आ जाएंगे, इंसेक्टिवोरस, ठीक है, रोडेंट्स एक्चुअली एक टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि चूहे होते हैं ना, चूहे वगैरह, खरगोश वगैरह को रोडेंट्स कहा जाता है। इनको रोडेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो छोटे होते हैं, और दूसरा जो इनकी आगे की जो दांती होती है ना, ये बहुत ही शार्प होता है, इसलिए इनको रोडेंट्स कहा जाता है। फिर बैट्स, चमगादड़ वगैरह, बर्ड्स हो गया, फिश हो गया। मॉलस्क्स क्या होते हैं, जो स्नेल होते हैं ना, स्नेल, उसको मॉलस्क कहते हैं, जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है लेकिन उनका शेल बहुत ही हार्ड होता है। तो इस तरीके के जो भी एनिमल्स है, जो भी फॉनल एनिमल्स है, उसको माइक्रो एनिमल्स कहते हैं। ये छोटे होते हैं। ये हमें क्या बताता है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें एंशिएंट टाइप के इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बताता है। देखो होता क्या है, जो भी छोटे एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर या फिर ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट सर्वाइव नहीं कर पाते।
तो अगर वो मर गए या फिर उनका कोई भी मतलब मरने का ज़्यादा तादाद में हमें उनके एविडेंसेस मिले, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है एंशियंट टाइम में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज हो गया होगा, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श हो गया होगा, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन एंशियंट टाइम के बारे में मिलती है। अब जो माइक्रोफोनल रिमेन्स हैं उसमें लार्ज एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें लार्ज एनिमल की कम्युनिटी आती है, जैसे कि जो भी लार्ज एनिमल हो गए, टाइगर है ना। आप लार्ज एनिमल में बहुत सारे ले सकते हो, डॉग, कैट, काऊ, ठीक है, बुफेलोज, ये सारे गाय भैंस, ये सारे आपके ना लार्ज एनिमल में आ जाते हैं। तो अब देखो ये लार्ज एनिमल हमें किस तरीके से बताते हैं। लार्ज एनिमल मेनली क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, हार्श से हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। तो अगर कभी हमें एंशियंट टाइम के जो एक्सकवेशन है उसमें हमें बहुत लार्ज अमाउंट में जो माइक्रोफोनल एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो हम ये समझ लेंगे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा तादाद में मौत हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ उस समय का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही हार्श था। मतलब उस समय जो छोटे एनिमल्स वो तो सर्वाइव करना मुश्किल था, बड़े एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हार्श हो गया होगा, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से एकदम फ्लरिश कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एनिमल्स भी जो एंशियंट टाइम है उसके बारे में हमें बताता है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा डाइट एंड सब्सिस्टेंस। ये डाइट एंड सब्सिस्टेंस क्या होता है? देखो डाइट क्या होता है, हम लोग जो भी कंजप्शन करते हैं लंबे समय तक उसको डाइट कहते हैं, ठीक है। एंड सब्सिस्टेंस मतलब बोल सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ द लाइवलीहुड, जीवन चलाना जो बोलते हैं ना वो होता है सब्सिस्टेंस, जीवन बसर गुजर वो होता है सब्सिस्टेंस। तो यहाँ पे डाइट एंड सब्सिस्टेंस के बारे में क्यों बताया गया? देखो अभी तक हमने इन्वायरमेंट देखा, प्लांट देखा, एनिमल के रिमेन्स देखे, ये सब देखे कि ये सब हमें कैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के लिए। एंशियंट जो भी आर्कियोलॉजी है, एंशियंट जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, एविडेंसेस है, उसके बारे में हमें बताता है। डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो डाइट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से डाइट को, ह्यूमन डाइट जो है ह्यूमन बींग्स का, उसका पता लगाए हैं। देखो जो भी हमें अभी तक मिला, ठीक है, हम बोल सकते हैं माइक्रो बोटानिकल रिमेन्स में हमें जो भी मिला, जैसे कि वीट हो गया, गेहूँ, बार्ले, जौ, मेज़, है ना, मक्की, चावल, ये सब हमें जो भी मिला, ये सब हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उस टाइम के लोग, उस पीरियड के लोग ये सब खाना खाते थे, क्योंकि भाई ये प्रेजेंट है तो लोग खाते ज़रूर होंगे, ठीक है। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो भी हमें कुकिंग पॉट्स वगैरह मिले हैं, बर्तन, खाना बनाने के जो भी बर्तन हमें एंशियंट एक्सकवेशन में मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में मिले हैं, उसको हम स्टडी जब करते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन कि हाँ उस बर्तन में किस तरीके का खाना बनता था। सीरियल्स बनते थे, दाल वगैरह बनते थे, ठीक है, चावल वगैरह बनते थे, क्या बनता था। तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एंशियंट टाइम या फिर उस टाइम पीरियड से भी जो सेटलमेंट्स बिलोंग करती थी, जो लोग बिलोंग करते थे, वो किस तरीके का खाना खाते थे, ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, हमने जैसे कि पढ़ा था ट्रेड में कि जो लोग ट्रेड करते थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, एम्फोरे के बारे में पढ़ा था, जो रोमन डिज़ाइन से बनता था एम्फोरे, ठीक है। वहाँ उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो एम्फोरे की जो भी बोलते टूटा पार्ट्स था वो हमें एक एक्सकवेशन में मिला है। एंड जब उसको स्टडी किया गया, जब उसको एनालिसिस किया गया, तो हमें उसमें क्या देखने को मिला कि इसमें क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था मेनली वाइन्स को और ऑलिव ऑयल को, ठीक है। तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिला। देखो यहाँ पे इमेज है, वो टूटे हुए एम्फोरे सर्च हैं, जो कि हमें क्या मिला था, केरला के पत्तनम में जो एक्सकवेशन हुआ था ये हमें वहाँ मिला था। तो इसकी स्टडी पे हमें पता चला कि एम्फोरे में या तो वाइन रखी जाती थी या तो ऑलिव ऑयल रखी जाती थी। अब देखो जैसे कि हमें प्लांट रिमेन्स बताया इन्फॉर्मेशन ह्यूमन डाइट्स के बारे में, वैसे एनिमल्स भी हमें बताते हैं ह्यूमन डाइट उस समय का कैसा होता था, लोग किस तरीके का खाना खाते थे। देखो हालांकि जो भी हमें एक्सकवेशन में एनिमल्स की बोन्स मिलती थी, हड्डी वगैरह मिलती थी, उसके मिलने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं।
हो सकता है कि एनिमल्स खुद में लड़ाई करते करते मर गए होंगे, फिर उनकी हड्डी बन गई होगी और वो हमें मिला एक्सकवेशन में, या वो मर गए होंगे किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं कि उसको इंसान ने ही मारा होगा या इंसान ने उसको मार के खाया ही होगा। लेकिन जब भी हमें कोई ऐसा एनिमल बोन मिला जो कि कटा हुआ हो, या फिर ऐसा मार्क उसमें दिखे बचरिंग का जिसको कि काटा गया हो, तो हम उससे साबित हो सकता है कि हाँ, इस एनिमल को भाई मारा गया था और इसको काटा गया था और इंसानों ने इसे खाया। तो ये सब मिलना बहुत ही रेयर होता है ना। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐसे एविडेंसेस हमें मिलते हैं। एक और एग्जांपल क्या है हमें इस तरीके का एविडेंसेस निकालने का या फिर इंफॉर्मेशन निकालने का, वो है फॉसिल्स ह्यूमन डंग। मतलब उस समय के जो लोग थे, यहाँ पे देखो डंग एक्चुअली है क्या, जो कि आजकल के हम नॉर्मल टर्म में शिट बोलते हैं ना, को अगर मैं और इसको लोअर टर्म में मैं इसको समझाऊँ तो पॉटी, ठीक है, जो एक तरीके से काउ डंग होता है, गाय का गोबर। तो ह्यूमन डंग क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से निकलता है। तो जो फॉसिल्स ह्यूमन डंग होते हैं, जब उसकी एनालिसिस होती है, उसकी स्टडी होती है, तब हमें इंफॉर्मेशन और मिलता है कि उस समय के लोग आखिर क्या खाते थे और उसके डंग में हमें किस तरीके का मिनरल मिल रहा था। बट ये इम्पॉसिबल हमें किस में होता है, जो ममीफाइड बॉडीज़ होती है। ममीफाइड बॉडी मतलब ऐसी बॉडीज़ जिसको कि मम्मी के तौर पे है ना दफना दिया जाता था। तो उस केस में हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। जो भी फॉसिल डंग होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, कॉप्रोलाइट बोला जाता है, एंड इसकी स्टडी को कॉप्रोलॉजी बोला जाता है। यह हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उस समय के लोग, एंशियंट टाइम के लोग किस तरीके का खाना खाते थे। ठीक है, ये जो कॉप्रोलाइट है इसमें बहुत तरीके का मैक्रो रिमेन्स है। ठीक है, बड़े अमाउंट वाले जो रिमेन्स है, जैसे कि आपका हो गया बोन फ्रेगमेंट्स, टूटी हुई हड्डियाँ, प्लांट फाइबर्स है ना, चारकोल के टुकड़े, बीज वगैरह है ना, फिशरीज जो मछली है उसके रिमेन्स, कांटा वगैरह बोल सकते हो। ठीक है, बर्ड्स हो गया है ना, शेल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमें उसमें कॉप्रोलाइट्स में देखने को मिलती है। अब देखो, जैसे कि हमने ह्यूमन डंग के बारे में देखा, तो यहाँ पे एक टर्म आया है, वो है आपका बायो आर्कियोलॉजी। तो भाई देखो, ह्यूमन डंग क्या होगा, वही चीज़ होगा जो कि इंसानों ने खाया होगा, तभी तो उसका वेस्ट मटेरियल निकला। तो ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि इंसानों ने आखिर खाया क्या। कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि इंसान किस तरीके का न्यूट्रिशन लेते थे अपने खानों में। यहाँ पे उस टेक्निक्स को बोला गया है आइसोटॉपिक टेक्निक्स। ठीक है, ये आइसोटॉपिक टेक्निक्स आखिर किस तरीके से वर्क करता है, हम इसको देखते हैं। सपोज कर लो हमें ह्यूमन की हड्डियाँ वगैरह मिली, तो जब ह्यूमन की हड्डियाँ को हम स्टडीज़ करेंगे, उसके केमिकल सिग्नेचर्स को हम स्टडी करेंगे, तो हमें उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हाँ भाई, उसकी हड्डियों में किस तरीके का मिनरल्स प्रेजेंट था, कौन कौन से न्यूट्रिशन वाले मिनरल्स उसमें प्रेजेंट थे। ह्यूमन की जो टीथ है उसको स्टडी करेंगे तो ये हमें बताएगा। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन आइसोटोप्स के कंपैरिजन दिया गया है, जैसे कि N15, N14, N15, C13। ये सब इंडिकेट क्या करता है कि जो ह्यूमन थे वो वेजिटेरियन थे, और साथ साथ उनका खाने में क्या था, मीट भी प्रेजेंट था, तभी उनकी हड्डियों में हमें ये N15, N14, N15, C13 का जो नाइट्रोजन आइसोटॉप्स है, इसके रेशियोज हमें देखने को मिले हैं। उसी तरीके से जो वेनिंग एज होता है ना चिल्ड्रंस का, वेनिंग एज मतलब क्या, जब जो इन्फेंट बेबी होते हैं, एकदम जन्मजात जो शिशु होते हैं, वो जब दूध पीने के बाद जब थोड़ा थोड़ा भोजन लेना चालू करते हैं, और ये एज मेनली क्या होता है आपका 8 महीने से लेकर के 1 साल का एज से ये स्टार्ट हो जाता है वेनिंग। उसके बाद क्या होता है, जो फैमिली होती है उसको क्या कहना, अनाज खिलाने लग जाती है, दाल का पानी, मतलब ऐसे करके कुछ कुछ दूध के अलावा जो चीज़ अगर बेबी खाना स्टार्ट करे तो उसको वेनिंग एज कहते हैं। तो वेनिंग एज भी हमें बताता है, नाइट्रोजन की एनालिसिस से हमें चिल्ड्रंस का वेनिंग एज भी पता चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ बताया गया, हमने तो देख लिया कि अगर बॉडी में आपको N15, N14, C13 मिले तो आप जो ह्यूमंस थे वो वेजिटेरियन के साथ साथ मीट भी खाते थे। लेकिन अगर बॉडी में सिर्फ स्ट्रॉन्शियम मिले, ये जो स्ट्रॉन्शियम एलिमेंट है वो हमें मिले बॉडी में, बोन्स में उसकी कंसंट्रेशन मिले, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो ह्यूमंस थे उस टाइम पीरियड के, उस सेटलमेंट के, वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते थे, वो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पे थे। अब देखो, हमने डाइट का तो देख लिया, अब आते हैं हम ब्यूरियल्स में। देखो, जैसे कि आप देखोगे हम क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को कवर करें। एविडेंसेस के तौर पे हमने हर चीज़ देख लिया, ट्रेड देख लिया, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स तक देख लिया, छोटी से छोटी चीज़ों को भी हमने स्टडी कर ली, यहाँ तक कि हमने ह्यूमन डंग को भी स्टडी कर ली।
पॉटी को भी स्टडी कर लिया, अब हम ब्यूरल्स को भी स्टडी करेंगे। तो मतलब देख रहे हो एक्सकेवेशन में जो भी चीज़ें निकली है हर चीज़ को स्टडी किया जाता है, हर एक चीज़ को स्टडी किया जाता है, छोटी से छोटी चीज़, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को स्टडी किया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे ब्यूरल्स की स्टडी किस तरीके से की गई। ब्यूरल्स भी हमें बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंशियंट टाइम का। अब ये किस तरीके का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हम ये देखते हैं। देखो हमें सपोज कर लो कि कोई भी हमें एक ब्यूरल मिला, एक एक्सकवेशन में हमें एक ब्यूरल मिला, तो देखो ब्यूरल के साथ साथ हमें क्या मिलता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं। अगर कुछ ज़्यादा सारी चीज़ें मिली उस ब्यूरल के साथ, उस दफन के साथ हमें कुछ ज़्यादा सारे सामान के एविडेंसेस मिले, तो हम ये समझ लेंगे कि हाँ भाई ये जो आदमी था ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा वेल्थी होगा, या इसको लोग ज़्यादा मानते होंगे, थोड़ा पावरफुल होगा, इसलिए इसके दफनाने के साथ बहुत सारी चीज़ें दी गई। इजिप्ट की जो मम्मीज़ होती है ना, जब उसको दफनाया जाता, जब उसको मम्मी बनाया जाता है तो उसके साथ साथ ना उसमें और भी सारी चीज़ें ना प्रोवाइड की जाती हैं। उनका ऐसा मानना रहता है कि दूसरे जन्म में इनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना, इनको यू हेल्प करेगी सरवाइव करने पे। तो उसी तरीके से जो ज़्यादा रिच होगा वो बहुत सारा सामान लेकर के मरेगा अपने साथ। इस तरीके से ब्यूरल्स किए जाते थे, बहुत सारे सामान उनके साथ दफना दिए जाते थे उनकी डेड बॉडी के साथ। तो ब्यूरल्स में जितने सारे सामान मिलते थे उससे हम स्टडी करते थे। ज़्यादा सामान मिला तो इंसान ज़्यादा अमीर होगा भाई, कम सामान मिला तो गरीब होगा। सामान पे भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, कुछ रेयर सामान मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा ही रेयर सामान मिला था। वो क्या था, यहाँ पे जो मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया का जो एक ग्रेव था, रॉयल ग्रेव बोल सकते हैं ना, कब्र, उसको स्टडी किया गया था। उसमें हमें क्या मिला था, हड़प्पन की लॉन्ग बैरल कार्नेलियन बीड्स। देखो ये जो फिगर है, इस तरीके की जो माला थी वो हमें मिला था। तो सोच रहे हो कहाँ हड़प्पन, कहाँ मेसोपोटामिया, मतलब ट्रेड उस समय भी प्रेजेंट था। ये हमें दो चीज़ें बता रहा है, एक तो ट्रेड प्रेजेंट था और दूसरा भाई बहुत दूर की चीज़ें हैं, है ना। तो भाई जो मंगवाया होगा वो भाई बहुत पैसा होगा उसके पास, तभी तो इतनी दूर की चीज़ें वो अफोर्ड कर लिया। तो रिचनेस भी पता चल गई और ट्रेड का भी पता चल गया। तो इस तरीके से जो ब्यूरल्स है उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। ये जो ब्यूरल्स होते हैं ये हमें सोसाइटी के स्टेटस के बारे में बताते हैं कि हाँ भाई जो मरा था, जिसका हमें शव मिला है, डेड बॉडी मिली, वो कितना अमीर था, उसका स्टेटस कितना हाई था, है ना। कई बार क्या होता है, हमें एक किसी बच्चे की भी डेड बॉडी मिल जाती है, उस बच्चे के साथ, उस डेड बॉडी के साथ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिलती है। तो ये हमें क्या बताता है कि हाँ भाई वो जो बच्चा था अपने टाइम में वो बहुत ही हेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। हेरिडिटी का केस उसमें देखने को मिला। तो इस तरीके से हम ब्यूरल्स को भी स्टडी करते हैं और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा 6th पॉइंट है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट सोसाइटीज़। जो एंशिएंट टाइम की सोसाइटीज़ थी वो किस तरीके की थी। तो ये जो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल मेथड्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि पास्ट ह्यूमन सोसाइटीज़ को जानने में, मतलब एंशिएंट टाइम की जो भी पास्ट ह्यूमन सोसाइटीज़ थी उसको समझने के लिए बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल मेथड्स हैं। देखो ये जो भी पास्ट सोसाइटीज़ थी इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एलमन सर्विस एक्चुअली एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज़ बताई है कि एंशिएंट टाइम में जितने भी हमें एक्सकवेशन मिले हैं, जितने भी एक्सकवेशन हुए हैं, ठीक है, जितने भी एक्सप्लोरेशन हुए उसमें जितनी भी सोसाइटीज़ थी वो इन 4 तरीके से सोसाइटीज़ थी। अब ये 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे मोबाइल हंटर गैदरर ग्रुप्स, वैसे ग्रुप्स जो कि इधर उधर भटकते थे, है ना, छोटे छोटे अमाउंट में रहते थे, टेंट्स वगैरह लगा के रहते थे। दूसरा क्या है, सेगमेंट्री सोसाइटी, एक छोटी सी गांव टाइप की सोसाइटी हुआ करती थी। फिर चीफडम हो गया, तो राज्य टाइप का हो गया, मतलब वहाँ पे किंग भी हो सकता है, वहाँ पे आपका चीफ भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो गया, एक स्टेट टाइप का सोसाइटी हो गया, ठीक है। तो इन 4 तरीके की सोसाइटीज़ प्रेजेंट थी। ये किसने बताया, ये एलमन सर्विस ने बताया, ठीक है। नाउ हालांकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इस फ्रेमवर्क को, जो ये 4 सोसाइटीज़ वाली फ्रेमवर्क थी, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। बट फिर भी इस 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन को यूज़ भी किया गया क्रिटिसाइज़ के बाद भी। इनके सेटलमेंट एनालिसिस के ऊपर और एक्सकवेशन के ऊपर डिफरेंट जो सोसाइटीज़ थी, उनके नेचर थे, उनको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, जो सेटलमेंट्स थी मोबाइल हंटर गैदर ग्रुप्स की, वो टेम्पररी क्या होती, कैंप वगैरह में होती थी एक छोटे पार्ट में, फिर वो उठ करके फिर दूसरी जगह चले जाते थे। मेनली वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, ठीक है, मतलब क्या शिकार करके खाना,
पालन पोषण करना, पेट भरना, फिर आप दूसरे जगह चले जाओ, वहाँ शिकार करके खाओ, ठीक है। तो वो इस तरीके के ग्रुप होते थे। फिर कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो कि सेगमेंटरी सोसाइटी बिलोंग करते थे, मतलब एक छोटा सा गाँव बसा लेना, अपने जैसे 4-5 फैमिली हो गई, वो लोग मिलकर के एक छोटा सा गांव बसा लिए। वो लोग मूविंग नहीं किए, वो एक ही जगह पे बस बसे रह गए। फिर क्या था, फिर आपके हो गए चिफ्टम्स फोर्टिफाइड सेंटर, है ना। कुछ लोग जो थोड़े ट्रेड करने एक्सप्रेस मतलब चालू किए, फिर थोड़े उनके पास पैसे आए, तो वो एक तरीके का क्या बनाए, वो एक चिफ्टम बनाए, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा फोर्टिफाइड सेंटर्स बना है ना, किले वगैरह बना है, तो उनके पास धन आ गया। फिर कुछ क्या बना है, एक स्टेट सोसाइटी ही बना दी, जिसमें शहर वगैरह, गांव वगैरह, है ना, सब चीज़ इंक्लूड हो गया। तो धीरे धीरे क्या ये बढ़ते गया, ठीक है। तो इस तरीके की सोसाइटीज़ हमें एंशिएंट टाइम में देखने को मिली। एक्सकवेशन में, एक्सप्लोरेशन में हमें इस तरीके की सोसाइटी के एविडेंसेस भी मिले। ओके, अब देखो जो आर्कियोलॉजी है वो हमें ह्यूमन की जो थिंकिंग थी, मतलब एंशिएंट टाइम के जो भी ह्यूमन थे, ठीक है, मान लो, समझ लो, जैसे कि हमारे एंशिएंट टाइम में, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, इन सब की सोसाइटी में जो लोग रहा करते थे, उनकी थिंकिंग के बारे में भी आर्कियोलॉजी हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती है, बताती है। अगर अदर वर्ड्स में देखा जाए, दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, तो आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करती है, ठीक है। मतलब वो अटैम्प्ट करती है, एक अंडरस्टैंडिंग अटैम्प्ट करती है कि किस तरीके से एंशिएंट टाइम में लोग सोचते थे, किस तरीके से वो वर्क करते थे, उनका दिमाग किस तरीके से काम करता था, वो कितना दिमाग लगा सकते थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें नया डिस्कवर किया, क्या क्या चीज़ें नई बनाई, उन्होंने कहाँ से किस चीज़ को बनाना स्टार्ट किया। आज के डेट में हमारे पास, हम अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो बनना शुरू हुआ होगा, लोगों के पास कभी ना कभी तो वो दिमाग आया होगा। तो जब दिमाग 2023 में आया या 2022 में आया, तो ये दिमाग क्या है, जैसे लोग आते गए वैसे उनके दिमाग एक्सप्लेन करते गए, बढ़ते गए, लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते गए। तो एंशिएंट टाइम के लोग भी, उनके पास भी कुछ क्रिएटिविटी होगी। तो ये सारी चीज़ें भी जो होती है, आर्कियोलॉजी हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। फिर एंशिएंट टाइम में लैंग्वेज भी था, ठीक है। आर्कियोलॉजी हमें बताती है कि एंशिएंट टाइम में लैंग्वेज भी था, कुछ एविडेंसेस हमें लैंग्वेज के भी मिले। सपोज कर लो कि किसी एक्सकवेशन में हमें कुछ स्टोन मिल गया, बड़ा सा स्ट्रक्चर मिल गया, उसमें क्या सिम्बॉल्स वगैरह बने मिले, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का, है ना, हमें पता चलता है कि इसमें, हाँ, उस समय लोग सिम्बल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते थे अपनी बातों को, अपने उस समय का जो लैंग्वेज था वो एक्चुअली सिम्बॉल के थ्रू एक्सप्रेस किया था। जैसे कि यहाँ पे ये आपको एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है, ये जो फिगर है इस तरीके से, ठीक है, देखो इसमें सिम्बल्स वगैरह बने हैं इस पत्थर पे। तो इस तरीके से क्या लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ, लोग क्या अपनी बातों को कहना भी सीखे, जानना भी सीखे। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या बताते हैं, ये जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट था वो कब से स्टार्ट हुआ या किससे टाइम से ये चला आ रहा है, ये होमो हैबिलिस के पीरियड से, ठीक है। होमो हैबिलिस क्या है, ये एक्चुअली बहुत ही पुरानी स्पीसीज़ है, मतलब समझ लो आज से करीबन 2.31 मिलियन ईयर्स अगो, इतनी पुरानी, ठीक है, स्पीसीज। या फिर समझ लो, फिर इसको बाद में फर्दर डिफाइन किया गया, जैसे होमो इरेक्टस के टाइम का, ये भी एक स्पीसीज़ है, ह्यूमंस की स्पीसीज़ है। ये करीबन वही आज से 1.65 मिलियन साल, मतलब ईयर पहले, उस समय की जो स्पीसीज़ होती थी, है ना, उनके हिसाब से बताया गया कि उस समय तक जो लैंग्वेज था वो थोड़ा बहुत डेवलप हो गया था। लोग क्या है, मतलब बात करना चालू कर दिए थे सिंबल के थ्रू ही, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलता है लैंग्वेज के बारे में, तो आर्कियोलॉजिस्ट इसका एक एग्जांपल देते हैं कि वो बताते हैं एक तरीके का एक्यूलेंट हैंड एक्सिस था, ठीक है, जो हाथ वाली जो कुल्हाड़ी होती थी ना, वो हमें देखने को मिली। जैसे कि ये देखो, ये जो पूरा फिगर है, ये एक तरीके का एक्यूलेंट हैंड एक्सिस है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि लार्ज नंबर पे, बहुत ही बड़े मात्रा में एक्सकवेशन में हमें ये सारे जो हैंड एक्सेस हमें जो देखने को मिली, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो सकता है, लोग इसको कैसे बना पाए, लोगों के पास कम्युनिकेशन होगा, लोग बनाना एक्सप्लेन कर पाते होंगे दूसरे को, तो ये हमें एविडेंस देता है कि हाँ भाई, एंशिएंट टाइम में भी जो क्या था, कम्युनिकेशन वाला पार्ट था, लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग बता पाते थे, अपने जो भी उनके दिमाग में चलता था वो एक्सप्रेस कर पाते थे। अब देखो, साथ साथ इनके साथ साथ यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट क्या बताते हैं, जो डेड बॉडी हुआ करती थी उनको जो गाड़ दिए थे ज़मीन में, ठीक है, उनको जो ब्रूड कर देते थे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में इस तरीके की चीज़ें देखने का मतलब क्या, उस समय बिलीफ सिस्टम में था, लोग कुछ ना कुछ मान्यताएं ज़रूर रखते थे। ओके,
अनदर हमारे पास क्या सोर्स क्या है एंशियंट टाइम के बारे में जानने का, वो क्या है हमारा रॉक आर्ट। बहुत सारे एक्सकवेशन में हमें रॉक आर्ट देखने को मिले, ठीक है। ये रॉक आर्ट भी हमें पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है। रॉक आर्ट में हमें क्या दिखता था, मेनली पेंटिंग्स वगैरह दिखती थी, कार्विंग्स वगैरह दिखते था। ये जो कार्विंग्स और पेंटिंग्स होते थे ये किस पे बेस्ड होते थे, या तो इसमें जानवर बने होते थे, एनिमल्स वगैरह, या पेड़ पौधे, प्लांट, फैमिली सीन्स होते थे। हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली हो, वो बैठ के बात कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, इस तरीके की फैमिली सीन की पेंटिंग्स है ना रॉक आर्ट में आपको देखने को मिलते थे। कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती थी, ह्यूमन फिगर्स भी देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग थी, हमें बहुत सारे रॉक आर्ट में पेंटिंग के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न भी देखने को मिलता था। ओके, ये जो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न था ये क्या सिंबलाइज करता था, उनके रिचुअल्स को, उनके बिलीव्स को, मतलब वो किस तरीके से मान्यताएं रखते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बहुत सारे रीजंस दिए हैं रॉक पेंटिंग बनाने के, जो एंशिएंट टाइम में लोग बनाते थे उसके बनाने का बहुत सारे रीजंस आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताए हैं। अब देखो यहाँ पे दो पेंटिंग दी गई है, ये दोनों पेंटिंग रॉक पेंटिंग है। ये एक्चुअली आपको भीमबेटका में देखने को मिलेगी। भीमबेटका बहुत ही फेमस जगह है रॉक पेंटिंग्स के लिए। लेफ्ट वाली पेंटिंग, राइट वाली पेंटिंग, ये बोथ पेंटिंग एक्चुअली आपके भीमबेटका की है, भीमबेटका से ली गई है, जो कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। ओके नाउ अब देखो, इसके साथ साथ हमने पेंटिंग्स के बारे में देखा, हमने लैंग्वेज के बारे में देखा। अब देखो क्या होता है कि जो रिलीजन है, धर्म है, वो भी एंशिएंट टाइम में प्रेजेंट था। लोग पास्ट के टाइम में भी मान्यताएं रखते थे, है ना, रिलीजन मानते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे। इसका एविडेंसेस भी हमें एक्सकवेशन एंड एक्सप्लोरेशन में मिलता है। यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल दिया गया है वो है अपोलो एट डेल्फी। डेल्फी क्या है, देखो यहाँ पे ये जो इमेज है ये एक्चुअली डेल्फी की है। ये ग्रीस में जो एक्सकवेशन हुआ था उसमें हमें अपोलो का टेम्पल मिला था। और दूसरा क्या है, सांची स्तूपा। ये दोनों क्या है, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के तौर पे माने गए, है ना, और ये एक्सकवेशन में मिले थे। कुछ और भी फिगर्स और स्कल्पचर्स हमें मिले हैं एक्सकवेशन में आर्कियोलॉजिकल साइट से, जिसको कि पूजा जाता था। कुछ आइडेंटिफाई ऐसे भी किए गए हैं, जैसे कि सपोज कर लो कि कोई एरिया है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया गया कि हाँ यहाँ पे एंशिएंट टाइम में पूजा वगैरह होता था। इसका एग्जांपल दिया गया है आपका बागौर, श्राइन ऑफ बागौर। देखो ये जो इमेज है, देखो ये जो पूरा रॉक है ना, इसको माना गया है कि ये ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग पूजा वगैरह करते थे। जैसे आजकल हम मंदिर जाते हैं ना, तो एंशिएंट टाइम में लोग यहाँ पे पूजा वगैरह करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रिलीजियस प्रैक्टिस भी देखने को मिली। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी एक बोल सकते हो, एक मतलब बियॉन्ड थिंकिंग वाली जो बात है वो यहाँ पे बताई गई है, जेनेटिक्स की स्टडीज़, ठीक है। इस पैराग्राफ में जेनेटिक्स की स्टडीज़ के बारे में बताया गया है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या किए हैं कि एंशिएंट टाइम में जितने भी हमें ब्यूरल्स मिले थे या जो भी हमें डेड बॉडीज़ मिली थी, लोग उनकी आर्कियोलॉजिस्ट उनकी डीएनए को स्टडी किए, एंड उसके बेसिस पे जितनी भी डेड बॉडीज़ और ब्यूरल्स मिले उन सब की डीएनए को स्टडी करके फिर उन्होंने क्या एक कनेक्शन बनाया कि हाँ भाई कौन सा डीएनए किससे मैच करता है। तो ऐसे करते करते जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन थे अर्थ में, उन्होंने एंसेस्ट्री शेयर की, मतलब जो उनके पूर्वज थे उन्होंने शेयर किया कि हो सकता है कि इनके एक ही पूर्वज होंगे। जैसे हम मानते हैं ना बंदर हमारे पूर्वज हैं, हम उनसे आए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर वो होमोसैपियंस बताया कि होमोसैपियंस का जो भी ब्रांच है, मतलब उनका एक ही एंसेस्ट्री है। उन्होंने ये भी बताया कि ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, ये अफ्रीका से इवॉल्व हुआ फिर और ये बाहर माइग्रेट हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी बताई गई। जो स्ट्रॉन्शियम आइसोटोप एनालिसिस है वो भी हेल्प करता है पास्ट के माइग्रेशन को स्टडी करने में। ओके नाउ अब यहाँ पे जो 7 पॉइंट है वो है हमारा अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। अभी अंडर वाटर आर्कियोलॉजी क्या है, देखो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था और ये देखा भी गया कि बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट थे वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो गए थे। इनका बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि कोई नदी के किनारे होगा, कोई समंदर के किनारे बसा होगा। तो वो क्या हो गया, जब सी लेवल राइज हुआ तो वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो गए, ठीक है। तो जब उनकी स्टडी की गई, जब उनको एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लोर किया गया, तो उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिले। साथ साथ इस अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में जो शिपरेक्स थे, शिपरेक्स मतलब एंशिएंट टाइम के जो भी जहाज़ चलते होंगे, जब वो डूब जाते थे तो क्या बॉटम ऑफ द सी में जाके बैठ जाते थे, तो उनको भी
इन्वेस्टिगेट किया गया आर्कियोलॉजी के अंदर, उनसे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली। अब देखो ये शिपरेक्स को स्टडी करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या थी, होता क्या था, देखो सबसे पहले तो ऐसा माना गया कि ब्रोंज एज से ही मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क बढ़ गया था। मतलब लोग क्या, ब्रोंज एज से ही लोग ना ट्रेड करना चालू कर देते समंदर के रास्तों से। अब जब ट्रेड करते थे तो एक सी में बहुत सारा सामान होता था, बहुत ही ज़्यादा सामान। अब वो ट्रेड करेंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो जब ये जब शिप डूबता था तो वो पूरा सामान लेकर के डूबता था। तो एक्सकवेशन में हमें ये पूरा सी मिलता था और पूरा शिप मिलता था, पूरी जहाज़ मिलती थी। जब उसको एक्सप्लोर किया जाता था, जब उसको स्टडी किया जाता था, तो एंशियंट टाइम के जो ट्रेड के बारे में और वहाँ के लोगों की सोसाइटीज़ के बारे में किस तरीके से ट्रेड होता था, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलती थी। देखो यहाँ पे बताया गया मेडिटेरियन सी के बारे में। जब मेडिटेरियन सी का जब डिस्कवर्ड किया गया तो उसमें हमें बहुत ट्रेड के बारे में पता चला। इसमें हमें ट्रेड के एविडेंसेस भी देखने को मिले। और ये ट्रेड किनके बीच होता था, ये ट्रेड यूरोप के बीच में होता था, नॉर्थ अफ्रीका के बीच में होता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एविडेंसेस मिले। अब देखो कुछ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी है जिसमें कि हमें क्या पता चला, ओल्ड अलेक्जेंड्रिया के बारे में पता चला। इसका कुछ पार्ट जो सबमर्ज्ड हो गया था पानी के अंदर, उसके बारे में हमें पता चला। इजिप्ट के बारे में पता चला। कुछ जो शिपरेक्स थे जैसे कि टाइटैनिक, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया गया। इंडिया में भी जो मैराइन आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर क्या लेट हड़प्पन पीरियड के जो साइट थे उसको डिस्कवर किया। द्वारका, ठीक है, इसको भी डिस्कवर किया गया। ठीक है, बहुत सारे स्टोन स्ट्रक्चर और स्टोन एंकर्स हमें मिले समंदर के अंदर, उसको भी स्टडी किया गया। कुछ जियोफिजिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता था अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में, ताकि हम साइट्स को, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे, उनको अच्छे से स्टडी कर पाए। कुछ यहाँ पे टेक्निक्स हैं, जैसे कि हो गया आपका मल्टी बीम साइड स्कैन सोनार सर्वे। ये हमें क्लियर इमेज देता था, जो भी समंदर के अंदर जो भी एक्सकेवेशन होती थी उसका क्लियर इमेज हमें ये प्रोवाइड करता था। और एक्यूरेट मेजरमेंट्स भी देता था, जो भी शिपरेक्स होते थे, जो समंदर के अंदर जो जहाज़ डूब जाता था, है ना, उसका एक एक्यूरेट हमें मेजरमेंट भी बताता है। यहाँ पे देखो दो इमेजेस दिए गए हैं अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, किस तरीके से अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की गई है, किस तरीके से जो साइट है उसको एक्सकवेट किया गया है, खोजा गया, एक्सप्लोर किया गया। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने बहुत सारे जो एविडेंसेस थे उनकी एनालाइज किया, उसके बारे में जाना, कितने सारे एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले, वो सब हमने देखा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इग्नू से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। ओके, थैंक यू गाइस।